गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाइए। देखिए क्लास आप तक पहुंच रही होगी लाइव। एक बार फटाफट से बताएं अगर क्लास आप तक लाइव पहुंच रही है तो एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए मैसेज करके। प्लीज इन्फॉर्म मी by like putting your comments if the class is going on properly, audio and video is proper. Please tell me. Yes, Sunita, good afternoon. Himanshi, good afternoon. Namaskar beta. Shajida Sheikh, good afternoon beta. So everybody, please text me on your comment box so that I can get to know that the class is going on properly. Video is going on properly or not? Please tell me. So myself, Shivam Misra, and I'm here to teach you Hindi language and pedagogy, that you can say teaching aptitude by whatever name you can like pronounce it, right? गौरी शंकरी, गुड आफ्टरनून। रितु कुमारी, गुड आफ्टरनून। हिमांशी, गुड आफ्टरनून। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरा नाम है शिवम और मैं आपके साथ जुड़ूंगा हिंदी भाषा और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड, उस विषय को लेके, है ना। शांता त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून बेटा। आप तो पुराने बच्चे हो, है ना, सारे ही हैं लगभग, मैं जान रहा हूँ। चलिएगा, तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में भाई कौन कौन मजबूत हाथ है, किसका 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 वीक हैंड है, एक बार फटाफट से मुझे बताइए। यस लिख के बताइए जिनको हिंदी में बहुत बढ़िया कन्वर्जेंट हैं, जो जो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं या कर सकते हैं या करते हैं, एंड जिनको लग रहा है कि हिंदी भाषा में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे कौन से बच्चे हैं, फटाफट से बताएं। हिंदी किसकी बहुत बढ़िया है, किसकी थोड़ी सी गड़बड़ मामला है, बताइए, है ना। प्लीज टेल मी दैट विच स्टूडेंट हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, हिंदी सॉरी, एंड विच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव like less command over Hindi language। एक बार यस लिखिए जिनका अच्छा कमांड है, जिनका थोड़ा कम कमांड है वो क्या लिखें, नो लिखें। हो गया उनका सॉल्व। हाँ, उसमें शेड्यूल दिख रहा है उनको। डेट उसका गड़बड़ है क्या, एक बार दीजिएगा फोन। आ, चलिए, तो थोड़ा सा सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर शुरू करते हैं क्लास, है ना। एक दो अभी नया बैच है तो एक दो बच्चों को दिक्कत आ रही है कनेक्ट होने में, तो एक बार मुझे चेक करने दीजिए। जस्ट लेट मी चेक। वन ऑफ द स्टूडेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम। ओके, 50-50 है शांता का। हेलो, have you got the class? No, class is like on. Are you seeing the schedule over there or not? Yesterday you watched the class. No, no, you was in the class. So today you are seeing that schedule in your course or not? I'm asking, today there is a schedule of live class or not? Hello, tell me your number. Tell me your number. Yes.
So let's start the class. Actually, one of the student was getting the issues. एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स व्हाई आई नीडेड टू कनेक्ट विद हर. फर्स्ट क्लास है मेरी, तो एक बार थोड़ी सी आप लोग को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड देन विल बी गोइंग स्मूथली, राइट. चलो मिल जाओ एक बार, सारे बच्चे जुड़ जाओ, देन स्टार्ट कर लेते हैं. करें स्टार्ट भाई, लेट स्टार्ट. आप लोग एक बार ओके करिए, ओके करिए, फिर शुरू करते हैं. आवाज और वीडियो दोनों ठीक से मिल रही सबको, तो ओके करिए. दुर्गा देवी, इफ यू आर देयर इन द क्लास, लेट मी नो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. एंड हमारी जो क्लास है वो क्या है भाई, हिंदी भाषा है ना. थोड़ी सी बात हम हिंदी में करें तो देखो, हिंदी भाषा हमारी क्लास है और आप सबको पता है कि इसके मार्क्स भी आपके मेरिट में ऐड होने हैं, तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा. और हिंदी भाषा को जब हम पढ़ेंगे देखो, तो सबसे पहले इसके अगर हम सिलेबस को देखते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं, मतलब पाठ्यक्रम का मतलब क्या हो गया, सिलेबस हो गया. ठीक है, इसके सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ना है ना. तो बेसिकली देखो, इसके अंदर दो तीन खंडों में हम इसको बांट सकते हैं. एक तो इसका व्याकरण हम पढ़ेंगे, एक इसका क्या पढ़ेंगे, व्याकरण. व्याकरण मतलब क्या हो गया भाई, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ते हो या किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ते हो, वैसे हम यहाँ पे एक तो व्याकरण पढ़ेंगे. दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे शब्द भंडार. शब्द भंडार यानी कि वोकैब, वोकैब पढ़ेंगे. और तीसरा इसका पढ़ेंगे यूजेज. यूजेज, यूजेज में जाएंगे हम लोग, तो इसका मतलब कि इसके प्रयोग कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, उसमें हम देखेंगे, प्रयोग के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक, तो बेसिकली तीन सेक्शंस में हम इसको कवर करेंगे. वन विल बी ग्रामर या कि व्याकरण, सेकेंड विल बी इसके यूजेज, एंड वन विल बी वोकैब यानी कि शब्द भाषा के जो शब्द भंडार होते हैं, शब्दावली होती है पूरी हिंदी भाषा की, वो. ठीक है, ये तीन चीजों में हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सब लोग जुड़े हुए हो क्लास में, सब लोग का एक बार पार्टिसिपेशन होते रहना चाहिए क्लास में, जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगा. पहले एक छोटी सी देखो एक्सरसाइज करते हैं. आप मुझे बताएंगे, मैं कुछ चीजें आपसे रखता हूँ सामने, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे. व्याकरण में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में एक तो जो अल्फाबेट होता है यानी कि वर्णमाला होती है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला. वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, अल्फाबेट बोलते हो. दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे वर्ड स्ट्रक्चर. वर्ड स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर यानी कि ध्वनि संरचना. ध्वनि संरचना पढ़ेंगे. और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस के बारे में सीखेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे और किस तरीके से होते हैं, है ना, वाक्य संरचना. तो ये तीन खंडों में हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं बेसिकली. तो पूरा का पूरा जो व्याकरण का टॉपिक है ना, ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ग्रामर विल बी इंक्लूडेड इन दिस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस सो दैट मुझे पता चल सके कि वेयर यू आर ऑल गुड एंड वेयर यू आर ऑल नॉट गुड, राइट. साजिदा शेख बताएंगे बेटा आप भी. क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं रखूँ आपके सामने कि अ, कौन सा अक्षर या कौन सा व्यंजन, कौन सा व्यंजन यानी कि अक्षर या कंसोनेंट, इसमें मैं पूछूं आपसे कि स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है. ए ऑप्शन दे दूं मैं आपको, मान लीजिए आ. बी ऑप्शन दे दूं मैं आपको ऊ. सी ऑप्शन में आपको दे दूं री. और डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं यहाँ पे, चलिए, य. कौन सा अक्षर जो है वो स्वर नहीं है, फटाफट से बताइए. क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर एक, नंबर एक लिख के आंसर करना है आपको. थोड़ा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि वेयर यू आर गुड, वेयर यू आर नॉट, सो दैट कि हम लोग अपना जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको उसी हिसाब से आगे लेकर बढ़ेंगे, है ना. उसी हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे. फटाफट से बताएं सारे लोग. यस हिमांशी, हिमांशी इज गिविंग द आंसर. सजिदा शेख इज गिविंग द आंसर.
एवरीबडी विल हैव टू पार्टिसिपेट, सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना। गौरी शंकरी, यू आर देयर इन द क्लास? ओके, गुड। So your answer is C. Shajida's answer is C. Kirti Arora's answer is D. And Himansi's answer is D. हिमांशी का उत्तर जो है D है। शाजिदा C कह रही हैं, गौरी शंकरी C कह रही हैं, कीर्ति अरोड़ा क्या कह रही है भाई? D कह रही हैं। और बच्चे भाई, और लोग कौन कौन ज्वाइन किए हुए हैं क्लास में? सब लोग को मैसेज करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ अगर पढ़ना है तो you'll have to participate in the class. You'll have to be interactive. You'll have to be participating. Ritu Kumari, good. Anybody else? Anybody else if there is in the class? सुनीता, गुड, बहुत बढ़िया। और भाई चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए तो इसमें आपसे क्या पूछा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्वर का मतलब क्या हो गया भाई? वॉवेल्स हो गए। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? वॉवेल्स बोलते हो। और हिंदी में व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? कंसोनेंट बोलते हो, कॉन्सोनेंट्स बोलते हो, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा, यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो गया, कौन सा व्यंजन की जगह हम क्या करें? कौन सा व्यंजन की जगह हम क्या करें? हाँ ठीक है, कौन सा व्यंजन स्वर नहीं है, तो सवाल भी सही भी है वैसे देखा जाए तो। अगर इस सवाल को ज़्यादा बेहतर बनाना है तो हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण, है ना? कौन सा वर्ण क्या है? स्वर नहीं है ना? तो कौन सा वर्ण यानी कि लेटर, वर्ण यानी क्या हो गया? लेटर। हालांकि व्यंजन है तो ऑब्वियसली स्वर नहीं है, तो वो प्रश्न भी लॉजिकल था, गलत नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन 1 का डी, बहुत बढ़िया सुनीता। शांता भी डी कह रही हैं। चलो तो आप देखो, साफ सब बात है कि भाई वॉवेल्स कौन कौन से हिंदी में? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह, ये सारे क्या है? स्वर हैं। और ये क्या है आपका? ये व्यंजन है। ये क्या है? हमारा व्यंजन है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो यही कॉन्सोनेंट है, बाकी सारे क्या है? वोवेल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? तो इससे समझ आया कि हमें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। इस एक क्वेश्चन ने बताया कि कुछ लोगों ने सी ऑप्शन दिया, तो इट मीन्स द पीपल गिविंग आंसर सी आर नॉट गुड एट अल्फाबेट ऑल्सो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द चैलेंज, दिस इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी कि हम क्या करें? लर्न करेंगे बेसिक से, है ना? वी आर गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम बेसिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, अगर आप बोलो यस तो मैं पूछूं, अगर आप सब बोलो यस तो मैं पूछूं आपसे। थोड़ा सा और समझते हैं कि लैंग्वेज में हमारी क्या पकड़ है, क्या कमांड है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा हूँ? देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूँ कि अ, अगर मैं पूछूं आपसे, मान लो कि उपचार में, उपचार शब्द है इसमें, उपचार शब्द में, उपचार में कौन सा शब्द प्रत्यय है? कौन सा शब्द या अक्षर, कौन सा शब्द या अक्षर उपसर्ग है? प्रत्यय नहीं है, क्या है? लिखें उपसर्ग है, ऐसे लिखो इसको, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं ठीक से। उपचार में कौन सा अक्षर या शब्दांश, या शब्दांश उपसर्ग है, ये बताना है आपको। कौन सा अक्षर या कौन सा शब्दांश क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं भाई? इंग्लिश में उपसर्ग को क्या कहते हैं, बताएगा कोई? उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। यानी कि कौन सा है जो प्रीफिक्स है, ये बताना है किस शब्द में? उपचार शब्द में। बताएंगे सब लोग फटाफट से। आंसर देखो देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए मैं दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने उप, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको चार, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको ऊ, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर है इसका, बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या आंसर है? शब्द क्या है? उपचार। अब पूछ रहे हैं कि उपचार में कौन सा अक्षर या शब्दांश, मतलब कौन सा लेटर या पार्ट ऑफ वर्ड प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। तो बताएं सब लोग, प्रीफिक्स कौन बता रहे हैं भाई? उप बता रही हैं साजिदा, और रितु बता रही हैं उप। यूपी उत्तर प्रदेश हो गया वो तो। चलिए बढ़िया है, इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी देवनागरी नहीं होगा फोन में, ठीक है। हिमांशी ए लिख रही हैं, शांता उप लिख रही हैं, श्वेता ए लिख रही हैं, रितु ए लिख रही हैं, कीर्ति उप लिख रही हैं, नागमणि भी डी लिख रही हैं। बहुत बढ़िया नागमणि, डी सही है भाई। इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा है फिर?
अब देखो उप अगर नहीं है तो आपको मैं कई सारे शब्द देता हूँ, देखो फटाफट से बताना। उप का मतलब क्या हो गया? प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं उपचार, उपसर्ग हम किसको कहते हैं पहले ये समझो। उपसर्ग या हम प्रीफिक्स किसको कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं ऐसे शब्दांश को या अक्षरों को, ऐसे शब्दांश या अक्षर जो किसी शब्द के पहले आकर या पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे अब देखो, उप से ही बनने वाले शब्द मैं बता रहा हूँ आपको, उप से ही बनने वाले शब्द बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये है या नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ये है या नहीं है। जैसे देखो, उपचार तो आपने देखा ही देखा। आप देखो यहाँ पे उपमान, आप देखो यहाँ पे उपहार, आप देखो यहाँ पे उपसर्ग, खुद अपने आप में एक शब्द है ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से उपकार, उपकार भी एक शब्द है। इन सब में आप देखो ये क्या है? कॉमन हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है? ये कॉमन हो रहा है। कॉमन हो रहा है मतलब ये क्या है? प्रीफिक्स है। और ये सब क्या है? मूल शब्द हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग होता है हिंदी में। प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। तो अब समझ आया नागमणि आपको? ठीक है, लास्ट लाइन इज नॉट विजिबल। ठीक है, ऊपर लिखूंगा मैं, लास्ट लाइन वॉज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, है ना। अब क्लियर हुआ भाई नागमणि जी? डी होगा या ए होगा बताओ? गौरी शंकरी का सही आंसर। बाकी जिनका जिनका ए आंसर है उनका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आंसर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो जिनको नहीं आ रहा है घबराना नहीं है ना। हम लोग सीखेंगे, हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। वी आर हियर टू लर्न एंड हम सबको आएगा एक दो दिन, है ना। वो दिन दूर नहीं जब हिंदी में हमारी उतनी ही कमांड होगी जितनी हमारी कमांड अपनी रीजनल लैंग्वेज में है या अपनी भाषा में है। क्लियर हुआ? तो हम सब तैयार हैं इस बात के लिए? ऑल वी आर मोटिवेटेड? ग्रेट। बहुत बढ़िया। चलिए, एक दो सवाल और करूंगा फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक, है ना। तो एक दो सवाल में क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो देखते हैं भाई क्या सवाल पढ़ेंगे। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं हटा दूं? हटा देता हूं, ठीक। चलो, अब देखो एक दो सवाल और रखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 रखता हूँ, ठीक। कौन सा शब्द, कौन सा शब्द अन्य से, अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है, अन्य से भिन्न है का मतलब अलग है, पृथक है, डिफरेंट है। अलग है का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट है। कोई एक शब्द है जो दूसरों से क्या है? डिफरेंट है। वही बताना है आपको आंसर में। अब ऑप्शन दे दिया मैंने, जैसे मान लो दे दिया, एक शब्द दे दिया नभ, दूसरा शब्द दे दिया मैंने गगन, तीसरा शब्द दे दिया मैंने अनंत, अनंत, और चौथा शब्द दे दिया मैंने धरा। कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के बताइए फटाफट। मेरा भी ए आंसर है सर। सुनीता बहुत बढ़िया, हिमांशी बहुत अच्छा, ठीक। इंक्रीज द लेटर साइज, ओके नागमणि, आई एम डूइंग सो। ठीक, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए। डी श्वेता आंसर दे रही हैं, हिमांशी डी दे रही हैं, रितु कुमारी डी दे रही हैं, और बच्चे क्या बता रहे हैं? ये देखो शब्दार्थ का सवाल हो गया। आपसे वर्ड मीनिंग पूछ लिया। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा? अल्फाबेट पे सवाल पूछा। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे उपसर्ग पे सवाल पूछा। तीसरे क्वेश्चन में मैं आपसे वर्ड मीनिंग पे सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। नो आइडिया, गौरी शंकरी सिंह। शांता त्रिपाठी, क्वेश्चन नंबर 3। गौरी शंकरी, देर इज नो ऑप्शन इन केवीएस ऑफ नो आइडिया, है ना। कोई ऑप्शन होता है एग्जाम में नो आइडिया सर? नो, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। सो डोंट सेलेक्ट दैट ऑप्शन अपने से बना के, है ना, कि फिफ्थ ऑप्शन इज नो आइडिया, राइट। We cannot do that. We'll have to choose an answer because there is no negative marking. Let's see. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी बता रही है। कौन? शांता। कैसे बेटा, आप कैसे गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो? देखो भाई, नभ का मतलब क्या होता है आप जानते हो? नभ का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। आकाश का मतलब क्या होता है आप जानते हो? स्काई होता है इंग्लिश में, है ना।
गगन भी सेम मीनिंग का शब्द है। अनंत किसको कहते हैं? अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो धरती के ऊपर भी है और समंदर के ऊपर भी है, इसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई भी अंत है ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और अनंत किसको कहते हैं? इसीलिए स्काई को ही कहते हैं, यानी आकाश को ही कहते हैं। ठीक, इसको शून्य भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको शून्य भी कहते हैं। और धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। धरा हो गया, वसुधा हो गया, धरा हो गया, वसुधा हो गया, वसुंधरा हो गया, वसुंधरा हो गया, भूमि हो गया, भूमि हो गया, ये सब किसके नाम है? पृथ्वी के। तो यही आंसर होगा आपका या नहीं होगा बताओ? यही तो आंसर होगा, क्योंकि इसको हम तीन तो देख ही रहे हैं, चौथा क्या देख सकते हैं इसका? इसका चौथा देख सकते हैं हम, जिसे शून्य कहते हैं, इसको शून्य कहते हैं इसको। पांचवा इसका देखिए हम व्योम कहते हैं इसको, आसमान भी कहते हैं इसको, है ना? आकाश को हम क्या कहते हैं? आसमान भी कहते हैं। तो ये सब किसके नाम हो गए? नभ, गगन, अनंत या शून्य या व्योम या आसमान, ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं। और ये विपरीत अर्थ का शब्द है, यानी इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी, वसुधा, धरा, वसुंधरा, भूमि इत्यादि। राइट, कोई बात नहीं, वी विल लर्न इट, है ना? धरा मीन्स होता है धरती। बहुत बढ़िया, धरती भी एक शब्द देखो आया सामने आपके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है। बिल्कुल ठीक है, डी आंसर ही होगा सुनीता। ठीक है, सबको समझ आया? सबको समझ आया भाई? प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके गौरी शंकरी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, नभ, गगन, अनंत, ये तीनों एक मीनिंग को व्यक्त कर रहे हैं, और वो मीनिंग क्या है? स्काई। ये तीनों का अर्थ क्या हो रहा है? स्काई हो रहा है। इन तीनों का अर्थ क्या हो रहा है? स्काई हो रहा है। जबकि इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ हो रहा है अर्थ। इसका अर्थ क्या हो रहा है? अर्थ हो रहा है, पृथ्वी हो रहा है। तो भाई आपसे पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो ये सेम हो गए, सेम मीनिंग बता रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? डिफरेंट मीनिंग बता रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया हमारा, है ना? और ये बताया मैंने कि इसकी पर्यायवाची पूछता तो क्या होता है? इसके सिनोनिम्स क्या हैं हिंदी में? इसके सिनोनिम्स हैं पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, धरती, धरती, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक वैसे ही इसके सिनोनिम्स क्या है? नभ, गगन, अनंत, शून्य, व्योम, आसमान, ये सब सेम मीनिंग का, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हैं। यानी कि ये सब क्या है? समानार्थी हैं, यानी कि इनको बोलते हैं सिनोनिम्स। हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले शब्द, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई गौरी शंकरी आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलो 5 सवाल हमें करने हैं, तो 3 हुए हैं, अभी 2 और करें? 2 और करते हैं, थोड़ा और समझते हैं आपको कितना आ रहा है ना? अब मैं करूंगा स्पेलिंग वाला सवाल आपसे। रेडी हैं आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता हूं यहाँ पे, निम्न में से निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? सही वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग। ऐसा शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो? करेक्ट हो। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, ये बताना है। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। ऑप्शन देखो क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी और डी। एक ऑप्शन हो गया देखो श्री, श्रृंगार, श्रृंगार। एक ऑप्शन हो गया हमारा देखो उज्जवल। एक ऑप्शन हो गया हमारा देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद। और एक ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख दिया अर्थवेद। विच वन इज करेक्ट? व्हाट इज द आंसर? है ना, पूछा क्या गया है? करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? किसकी स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पे? पहले की करेक्ट है, दूसरे की करेक्ट है, तीसरे की करेक्ट है, या चौथे की करेक्ट है? बताओ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर भाई? फटाफट से बताइए, क्या सही है इसमें से? बताएं। दिव्यांशी है ज्वाइंट। दिव्यांशी प्लीज आंसर।
श्वेता का आंसर आ गया सी। सी इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सी जो है वो करेक्टली लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ शब्द है। श्वेता बता रही हैं। अदर पीपल प्लीज आंसर। व्हाट इज द आंसर? द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है ना? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार है, उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, अर्थवेद है, क्या है? क्या सही लिखा हुआ है? सी कीर्ति बता रही हैं। ऋतु यस सर बता रही हैं। किस चीज का भाई पता नहीं। साजिदा शेख सी। हिमांशी सर ये तो सारे ही सही लग रहे हैं। सारे ही सही नहीं है बेटा, सारे सही होते तो क्वेश्चन कैसे बनते, फिर मैं गलत हो जाता ना। अगर सारे सही हैं तो मैं गलत हूँ, है ना? सर मेरे को ये सब सही लग रहे हैं, फिर वही बात ऋतु, मैं गलत फिर, है ना? आप सब सही, मैं गलत। सुनीता क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है। बहुत बढ़िया, 4 का आंसर डी बता रही है। अर्थवेद। अर्थवेद होता है या अथर्ववेद होता है, क्या होता है पहले बताओ? अर्थवेद होता है या अथर्ववेद होता है? अथर्व वेद होता है, अर्थवेद नहीं होता। क्या होता है? अथर्व वेद। अथर्व वेद। ये क्या लिखा हुआ है? अर्थवेद लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इस तरीके का स्पेलिंग, देखो आप पढ़ो इसको। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैसा? ये लिखा हुआ है अर्थ। इंग्लिश में समझोगे आप इसको, देखो ये लिखा हुआ है अर्थवेद। क्या ये सही है क्या, या ये सही है? अथर्व, अथर्व वेद। सही कौन सा है? ये वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत है। और ये लिखा क्या है? ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। ये तो गलत हो गया। सही कौन सा हुआ? ये वाला। आई बात समझ में? अथर्ववेद। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, अथर्ववेद होता है शांता। आपका सही है आंसर। ऋतु समझ आया? सुनीता समझ आया? 4 नहीं होगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है उज्ज्वल। होता क्या है? उज्ज्वल होता है। लिखा क्या हुआ? उज्ज्वल। ये ज पूरा लिखा हुआ है। यानी इसको अगर अंग्रेजी में लिखो आप तो कैसे लिखोगे? जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग उज्जवल। क्या ये सही है? नहीं। सही क्या होगा? उज्ज्वल। ये सही होगा, ये सही होगा। तो ये हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? ये हिंदी में लिखा जाएगा उज्ज्वल। दोनों ज आधा होंगे, दोनों ज क्या होंगे? आधे आधे होंगे, यानी कि व्यंजन होंगे, है ना? अपूर्ण होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। ये सही होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो श्रृंगार, ये क्या लिखा हुआ है? अगर श्रृंगार लिखना है तो ये हो गया श्र हमारा, और ये री हो गया, तो री लिख दिया तो हमारा काम श्री का हो गया। ये सही होगा इसका। अगर हम ये लिखते हैं स्र तो इसको हम पढ़ते हैं स्र, और इसमें अगर हम ये भी लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्र री। स्र री। अब स्र री तो है नहीं, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाता है? देखो ये हो जाता है स्र। अगर इसको हम ऐसे लिखें, लेट से, अगर हम ऐसे लिखें इसको स्र री, इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्र री हो जाएगा। तो ये गलत है या नहीं है? गलत है। सही क्या होता है? श्री होता है, श्रृंगार। ये सही होना चाहिए, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। होगा क्या फिर? श्रृंगार कहाँ से बनेगा? जब हम लिखेंगे श्री। ये क्या हो गया? SHRE हो गया। और ये क्या हो गया? स्र हो गया, है ना? ध्यान से देखो फिर से, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा स्र। ये हो गया हमारा स्र। और अगर हमने श्री लगा दिया तो ये हो गया स्र, फिर उसमें री जोड़ दिया हमने। होना क्या चाहिए था? श्रृंगार। तो ये होगा इस तरीके से। कैसे होगा? ये वाला होगा, सिर्फ ये। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या होता? सही होता जब हम लिखते इसको इस तरीके से, श्रृंगार। ये सही होता। तो सही है क्या इसमें से? आशीर्वाद सही है ना? आशीर्वाद सही है। आशीर्वाद। तो र जो होता है ऊपर वाला, देखो ये ध्यान रखो, थोड़ा नियम से समझो इसका लिखने का, है ना? हमारी टीचर ने गलत पढ़ाया है इसका मतलब हमें। अब आप देखो जाके कि क्या पढ़ाया उन्होंने, है ना? ऐसा हो नहीं सकता गलत पढ़ाया होगा, आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, है ना? टीचर्स गलत क्यों पढ़ाएंगे, है ना? बाकी आप किताबों में तो पढ़ते आए हो आज तक, क्यों गलत पढ़ते आए? ध्यान देना पड़ेगा, है ना? अब ध्यान दो कम से कम। अब एक चीज समझो आप, जो र होता है, र का नियम क्या है? र का नियम है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो र का नियम क्या है। जो र होता है हमारा, वो अगर र हमारा आधा लिखा गया, आधा का मतलब होता है अगर ये आधा लिखा जाएगा, यानी व्यंजन के रूप में लिखा जाएगा, इनकम्प्लीट लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा?
इनकम्प्लीट अगर लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा ऊपर। अब किसके ऊपर लिखा जाएगा देखो, तो जिस जिस व्यंजन के, जिस व्यंजन या वर्ण अक्षर है ना के पहले बोला जाएगा, जिस अक्षर के पहले बोला जाता है उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक, अब देखो, जिस व्यंजन के पहले बोला जाता है, तो कहाँ बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है आशीर्वाद, व के ठीक पहले बोला जा रहा है। किसके पहले? व के ठीक पहले, तो व के ऊपर लगेगा। ठीक, अब बोल के देखो, आशीर्वाद, आशीर्वाद, रुवाद, रुवाद, यानी आशीर्वाद, र के तुरंत बाद व आ रहा है, तो क्या हो रहा है, व अक्षर के पहले बोला जा रहा है ये, और व के पहले बोला जाएगा तो उसी के ऊपर लगेगा, यानी व के ऊपर लगेगा। यहाँ पे ये किसके ऊपर लगेगा? व के ऊपर लगेगा, क्योंकि व के ठीक पहले बोला जा रहा है। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सुनीता। अथर्ववेद गलत है ना? पूछा क्या है? करेक्ट स्पेलिंग। ये तो अर्थवेद लिखा हुआ है ना, तो गलत हो गया। ये लिखा होता तब सही होता। आई बात समझ में? तो सही आंसर क्या होगा? समझ में आया सबको? बताओ, यस लिखो अगर समझ आया तो। ये र का नियम समझो। र का नियम होता है जिस व्यंजन के पहले बोला जाता है, जिस अक्षर के पहले बोला जाता है उसके ठीक ऊपर लगाया जाता है। और वो तो लिखा ही गलत गया है। अथर्ववेद होता है, लिखा गया है अर्थवेद। अर्थवेद लिखा हुआ है, जबकि लिखा क्या जाना चाहिए था? अथर्ववेद, है ना? तो गलत लिखा हुआ है। वो जो वेद है हमारा, उसका नाम क्या है? अर्थवेद तो है नहीं, अथर्ववेद है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सही क्या हुआ? सी वाला सही हुआ। आई बात समझ में सबको? तो जिनके जिनके आंसर सी थे उनका आंसर क्या है? सही है। समझ आया? बताएं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। एक क्वेश्चन और करें लास्ट, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, देखते हैं क्या स्थिति है हमारी। ठीक, एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तब तो बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा सा बेसिक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा, सही लिखा हुआ वाक्य है, सही लिखा हुआ वाक्य है, बताओ जो सही लिखा हुआ सेंटेंस है, राइट सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आपको क्या बताना है भाई? करेक्ट सेंटेंस बताना है। यू विल हैव टू टेल दैट व्हाट इज द करेक्टली रिटन सेंटेंस। नो नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर गौरी शंकरी जी, राइट? अर्थवेद इज नॉट देयर, नो वर्ड इज देयर अर्थवेद। अथर्ववेद इज देयर, राइट? जैसे चार वेद पढ़ते हैं ना हम लोग, तो चार वेद में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? ये चार वेद हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये चारों वेद याद रखने हैं। अब देखो करेक्टली लिखा हुआ शब्द कौन सा है ये समझना है आपको। करेक्टली लिखा हुआ सेंटेंस कौन सा है? पहला सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखता हूं, तेरे को किससे मिलना है, तेरे को किससे मिलना है। दूसरा लिखता हूं, अपन को, अपन को गांव जाना है, अपन को गांव जाने का है। तीसरा लिखता हूं, देखो तीसरा लिखता हूं, मुझे, मुझे काहे को परेशान करता है।
मुझे काहे को परेशान करता है। और चौथा लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो, तुम मुझे अपना दोस्त तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे। या ऐसे लिखो इसको, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ कौन सा सही लिखा हुआ है सेंटेंस। विच सेंटेंस इज राइटली रिटन। बताइए फटाफट से। विच सेंटेंस इज राइटली रिटन, एक बार बताएं सारे लोग। कौन सा सेंटेंस है जो ठीक लिखा हुआ है, बताइए। विच सेंटेंस इज राइटली रिटन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी दे रहे हैं बच्चे सारे लोग। हिमांशी, श्वेता, शांता, कीर्ति, सारे लोग डी दे रहे हैं। नागमणि डी दे रही हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चे, देवांशी एंड बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। चलिए, सबके आंसर डी है इस बार सब लोग सही है, इस बार कोई गलत नहीं है अभी तक। इस बार सबके आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हैं। जैसे कि सेंटेंस डी वाला करेक्ट है, वैसे ही सबके आंसर भी करेक्ट हैं। डी इज द राइट आंसर, है ना। मुझे काहे को, ये गलत है ना। मुझे ठीक है, मान लो काहे को गलत हो गया। और करता है गलत हो गया, करते हो। मुझे क्यों, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मुझे क्यों परेशान करते हो। क्या होना चाहिए था, मुझे क्यों परेशान करते हो। ये होता तो सही होता, है ना। ये होता तो सही होता। आई बात समझ में। बिल्कुल ठीक है डी सबका। सबके आंसर सही है भाई। अब देखो, अपन को गांव जाने का है, अपन को नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, मुझको होगा। मुझको गांव जाना है, क्या होगा, जाने का है नहीं, जाना है। ये होना चाहिए था, है ना। तेरे को यानी तुमको, यहाँ क्या होना चाहिए था, तुमको किससे मिलना है, तब ये सही होते। इसलिए ये चारों क्या हैं, गलत हैं। सही कब होते, जब ये होता तुमको, तेरे को की जगह ये होता अपन की जगह मुझको, और जाने का है की जगह जाना है। ये होता मुझे काहे की जगह क्यों, को परेशान करता है की जगह करते हो। ये सही है, तुम मुझे अपना दोस्त समझो, बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है। आई बात समझ में सबको। सबको समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है, मुझको होता। अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं ना। ये 5 क्वेश्चन मैंने कराया आपको सिर्फ इसलिए कि आपका एक लेवल मुझे पता चल जाए कि भाई आप कहाँ तक ठीक समझ रहे हो, कहाँ नहीं समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट वे, है ना। सो दिस दीज क्वेश्चंस वर बेसिकली अ काइंड ऑफ टेस्ट। प्री प्री टीचिंग असेसमेंट था ये, है ना। पढ़ने के पहले का एक असेसमेंट था, जिसमें मुझे पता लग गया कि भाई हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर, सबको समझ आई बात। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे आपके हिसाब से। हम लोग सीधे वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्याकरण पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामर पढ़ेंगे। और ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी वोकैब। वोकैब, जो वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी पढ़ेंगे हम। अब इसमें कई आधार हैं शब्दों को बांटने के। तो पहला आधार हम लेंगे, किस आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे हिंदी के, स्रोत के आधार पर। किस आधार पर पढ़ेंगे, स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों का विभाजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। आई बात समझ में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। स्रोत का मतलब क्या हो गया, सोर्स हो गया। सोर्स के बेसिस पे, आधार पर का मतलब बेस पे, बेसिस पे, बेसिस पर। स्रोत के बेसिस पर हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी के शब्द पढ़ेंगे। ठीक, तो स्रोत के बेसिस पे हिंदी के शब्द अगर हम पढ़ेंगे, देखो, तो एक स्रोत हमारा हिंदी में क्या है,
एक सबसे बड़ा स्रोत हमारा है जिसे हम कहेंगे तत्सम शब्द। एक को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। दूसरे को क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरे को क्या बोलेंगे? देशज शब्द, जो लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं वो। और एक को क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। विदेशज यानी जो विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में आ गए उनको। ठीक। तो देखो तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के या संस्कृत भाषा के ठीक समान हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड्स सेम एज संस्कृत, सेम एज दे आर इन संस्कृत, राइट। उनको बोलते हैं तत्सम। तद्भव किसको बोलते हैं? देखो तद्भव बोलते हैं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले तो हैं, जो संस्कृत से जन्मे हैं, लेकिन किंतु उनमें परिवर्तन हो गया है या विकार आ गया है, रूप बदल गया है। उनका कहने का मतलब दे हैव चेंज देयर फॉर्म। ठीक। तो ये दो को पहले समझते हैं, फिर देशज और विदेशज को समझेंगे। तो देखो तत्सम को आप ऐसे समझो कि भाई ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आएंगे वो वाले शब्द जो कि कैसे होंगे? संस्कृत के बिल्कुल समान होंगे। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें संस्कृति की। अब ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे हम हस्त की बात करें, हस्त मतलब हाथ होता है, हिंदी में भी लिखते हैं कई दफे, कई जगहों पे संस्कृत में भी लिखते हैं ना। तो हस्त माने हाथ होता है, हस्त मीन्स हैंड्स। और ये हिंदी में भी लिखा जाता है कई जगहों पे, जैसे हस्तलिखित है ना। जैसे हस्ताक्षर, हाथ से लिखा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? हाथ का अक्षर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं। तो हस्तलिखित, हस्त जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी लिखा जा रहा है। जैसे देखो कृषि, कृषि क्या है? संस्कृत का शब्द है। एग्रीकल्चर को बोलते हैं कृषि, है ना। इसी से बना हुआ है शब्द किसान, कृषक या किसान। इसी से शब्द क्या बन गया? देखो कृषक बन गया। ठीक है, कृषक बन गया। जैसे पांचवें नंबर पे हम लिखें, जैसे मान लो दंत। दंत शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ है। दंत का मतलब क्या होता है? दंत का मतलब होता है दांत। दंत का मतलब क्या होता है? दांत होता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं, लेकिन ये आए कहाँ से हैं? संस्कृत से आए हैं। और संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं वैसे हिंदी में भी लिखे जाते हैं। ठीक। जैसे हम बात करें नृत्य। अब हिंदी में तो नाच कहते हैं, लेकिन संस्कृत में नृत्य कहते हैं। और हिंदी में भी नृत्य शब्द इस्तेमाल होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नृत्य वर्ड जो है दैट इज यूज्ड इन हिंदी ऑल्सो, बट इट केम फ्रॉम संस्कृत एंड इट इज रिटन एज इट इज रिटन इन संस्कृत टू। जैसे ये संस्कृत में लिखा जाता है वैसे ही हिंदी में भी लिखा जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द, है ना। 7 नंबर पे देखें अगर हम लोग, तो 7 नंबर पे क्या होगा? 7 नंबर पे मान लो हम कुछ और एग्जांपल लें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे अक्षर। अक्षर वर्ड जो है वो हिंदी में आ गया कहाँ से? संस्कृत से। और संस्कृत में अक्षर लिखना होगा तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, अक्षर भी संस्कृत में भी कैसे लिखा जाएगा? जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे ही संस्कृत में भी लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो मातृ हो गया। हिंदी में कई जगहों पे माता जी के लिए, माँ के लिए मातृ लिखा जाता है ना। पितृ के लिए, पिता के लिए पितृ लिखा जाता है। जैसे मातृ, जैसे कहते हैं ना कि मातृभक्ति, माता की भक्ति, है ना। या मातृभूमि लिखते हैं, जैसे अपनी जो जन्मभूमि है उसको क्या लिखते हैं? मातृभूमि लिखते हैं। जैसे भाषा है, हमारी जो मदर टंग है उसको क्या लिखते हैं? मातृभाषा लिखते हैं। तो मातृभाषा में मातृ जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है, जो कि संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये सारे किसके उदाहरण हो गए? तत्सम के। इसको मैं हटा दूं अब।
तत्सम के उदाहरण हो गए, देखो ये किसके उदाहरण हो गए, तत्सम के हो गए। अब इन्हीं का तद्भव रूप देखो, तो तद्भव में क्या हो गया, ये संस्कृत से आए तो हैं, केम फ्रॉम संस्कृत, केम फ्रॉम संस्कृत बट चेंज्ड, बट चेंज्ड, ये कहाँ से आए, संस्कृत से आए, लेकिन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, संस्कृत से आए लेकिन क्या हो गए, चेंज हो गए, इनकी स्पेलिंग चेंज हो गई, इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, यानी कि उनकी वर्तनी और उनका उच्चारण भी बदल गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग तद्भव शब्द, है ना। तद्भव मतलब जो पैदा हुए संस्कृत से, लेकिन इनका वर्तनी और इनका जो है स्पेलिंग और इनका साउंड जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो जैसे देखो संस्कृति, तो संस्कृत ही रहा, लेकिन हस्त का हो क्या हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, हस्त ये तो सेम ही रहा, मतलब तत्सम ही रहता है, तद्भव नहीं रहता। इसको हम लिखते हैं तद्भव, और इसको जो है तत्सम लिखें, है ना। तो तत्सम लिखें, इसका तद्भव नहीं होता है, इसको आप लिख लीजिए नो तद्भव, नहीं है इसका तद्भव, है ना, ये संस्कृत वाला ही यूज होता है। और इसका होता है, तो तत्सम हो गया, ये हो गया तद्भव। तो हस्त का क्या हो गया, हाथ हो गया। कृषि का क्या हो गया, खेती हो गया, खेती शब्द आता है हिंदी में, है ना। कृषक किसको कहते हैं हिंदी में, इसको कह देते हैं किसान, तद्भव शब्द में। हिंदी में कृषक भी कहते हैं और किसान भी कहते हैं। जब कृषक कहेंगे तो हम लोग तत्सम शब्द प्रयोग करेंगे, जब किसान कहेंगे तो हम लोग तद्भव शब्द प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, लास्ट में मत लिखो, अच्छा हाँ ठीक है, मैं भूल गया था। एक सेकेंड, एक काम कर देते हैं। आई बात समझ में सबको ये, चलिएगा। अब थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको, है ना, ज़्यादा साफ और ज़्यादा बेहतर दिखेगा, कहने का मतलब है। क्लियर है, रितु कुमारी, देवांशी और दुर्गा देवी के कमेंट्स नहीं आ रहे, नहीं देख रहे हैं क्लास क्या। चलेंगे आगे और देखते हैं। जैसे मान लो दंत का हो गया क्या, दांत हो गया, दंत का क्या हो गया, दांत हो गया। जैसे नृत्य का क्या हो गया, नाच हो गया, नृत्य का क्या हो गया, नाच हो गया। अक्षर का क्या हो गया, अक्षर, अगर हम अक्षर लिखेंगे तो ये तद्भव हो जाएगा, अक्षर लिखेंगे तो तत्सम कहलाएगा। मातृ को हम क्या कह देंगे तद्भव में, माता। पितृ को क्या कह देंगे, पिता, माता और पिता कह देंगे। ठीक, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, देखो तद्भव, और उनको क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। आई बात समझ में। तो कई बार आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये बताओ कि भाई तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं। क्लियर हुआ, तत्सम और तद्भव शब्द पूछ देता है। तो ये सब क्या है, तद्भव हैं, ये सब क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं, और वो क्या है, हमारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव का मतलब हो गया वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो गया है, यानी कि उनके फॉर्म में चेंज हो गया है, उनके राइटिंग में चेंज हो गया, उनकी स्पेलिंग में चेंज हो गया, उनके उच्चारण में या प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो गया, उनको बोलेंगे तद्भव। और जो संस्कृत से आए और संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, यस नो लिख के बताओ। अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा बताओ मुझे, बाकी इसकी और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो और क्लियर होगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताइएगा फटाफट से, तत्सम या तद्भव, है ना। आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक, कि बताओ कि इनमें से इनमें से तत्सम या तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ए बी सी और डी। ऑप्शन दे देता हूँ, तद्भव शब्द जो नहीं है वो बताना है, तद्भव शब्द नहीं है वो बताना है। ठीक,
जैसे देखो, मैं देता हूँ आपको ऑप्शन, जैसे मैंने दे दिया आपको काम, क्या दे दिया, काम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया काम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया लक्ष्मण, क्या दे दिया, लक्ष्मण। ठीक, जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे मान लो आ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया संयम, जैसे मैंने दे दिया धीरज, धीरज रखो, है ना, कहते हैं धीरज रखो, और एक दे दिया संयम। कौन सा है जो तद्भव शब्द नहीं है, फटाफट से बताओ। जो तद्भव शब्द नहीं है वो बताना है आपको इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट तद्भव शब्द, कौन सा है जो तद्भव नहीं है। बाकी तीन है जो तद्भव है, एक है जो तद्भव नहीं है, तत्सम है। तो तत्सम कौन सा है, या तो ये बता दो, या तो तद्भव जो नहीं है वो बता दो। बताओ फटाफट से, अगर क्लियर है तो बताएं जल्दी से। जो तद्भव नहीं है वो कौन सा शब्द है यहाँ पे, एक बार को सब लोग बताएं जल्दी जल्दी। सारे नोट्स मिलेंगे सुनीता आपको यहाँ से, तो आपको बुक्स बाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बी आंसर दे रहे हैं, बी लक्ष्मण है। इस अब यहीं पे देखो, इसका मैं लिखता हूँ दूसरा शब्द, है ना, दूसरा शब्द लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर इसका लिखा जाए लक्ष्मण, तो ज्यादा शुद्ध कौन सा है, ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा संस्कृत वाला शब्द कौन सा लग रहा है, लक्ष्मण या लक्ष्मण, ये तत्सम है। ये क्या है, इसका तत्सम है। तो ऑब्वियसली जो है ये तद्भव ही तो हुआ, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। जो तद्भव नहीं है वो बताना है। ये तो तद्भव है, काम भी तद्भव है, क्योंकि काम का कर्म होता है, ये तत्सम होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका तत्सम है, तो ये तो तद्भव ही हुआ इसका मतलब। ठीक, अब देखो धीरज, धीरज का तत्सम क्या होता है, धैर्य होता है, पेशेंस, धैर्य, पेशेंस को कहते हैं, यानी कि ये इसका क्या है, तत्सम है। तो इसका मतलब ये भी तत्सम हो गया। संयम क्या है, अपने आप में तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सी होगा या नहीं होगा, आंसर सी होगा या नहीं होगा। बी कैसे हो जाएगा, बी तो होगा ही नहीं, लक्ष्मण लिखा हुआ है। लक्ष्मण तत्सम होता है, लक्ष्मण तत्सम क्या होता है, लक्ष्मण। काम का तत्सम क्या होता है, कर्म। ठीक है, कर्म होता है। अगर कर्म दिया गया होता तब तत्सम होता, काम तद्भव ही है। ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये तद्भव नहीं है। तो यही तद्भव नहीं है, यही उत्तर पूछा हुआ आपसे, है ना। आंसर क्या होगा, सी होगा। बिल्कुल रितु, करेक्ट आंसर है आपका। अब समझ में आया सबको या नहीं आया बताओ। तत्सम लिख दिया मैंने तीनों का, तब तो समझ आया। ज्यादा संस्कृत निष्ठ शब्द कौन सा लग रहा है, ज्यादा संस्कृत वाला शब्द कौन सा लग रहा है, जो वैसा ही लग रहा है जैसा संस्कृत में लिखा जाता है। बताइए फटाफट से, आ रही बात समझ में सबको। तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक हमने पढ़ा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। हमने क्या पढ़ा, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। क्लियर हुई बात। तो आपकी ये हिंदी की पहली क्लास है, तो थोड़ा घबराना नहीं है, हम लोग और पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका लेवल भी अच्छा हो जाएगा। जिनको कमजोरी लग रही है हिंदी में, जिनको लग रहा है कि हिंदी अच्छा नहीं है, वो हिंदी अच्छा कर लेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आई बात समझ में, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो देशज शब्द पढ़ते हैं, देशज शब्द किसको कहते हैं ये समझते हैं। तो देशज शब्द कहते हैं हम लोग, देशज शब्द किसको कहेंगे, देखो देशज शब्द जो देश में पैदा हुए, यानी कि भारत की, भारत की अन्य भाषाओं के शब्द, भारत की अन्य भाषाओं के शब्द, अन्य भाषाओं के शब्द। अब अन्य भाषाओं के शब्द यानी संस्कृत भाषा को छोड़कर जो दूसरे भाषा हैं, क्योंकि संस्कृत वाले तो तत्सम और तद्भव में बट गए,
तो संस्कृत तो इसमें आएगा ही नहीं, आएगी नहीं। संस्कृत को छोड़कर जो दूसरी भाषाएं हैं उनके जो शब्द हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, देशज में क्या आएंगे, भारत की अन्य भाषाओं के शब्द, यानी संस्कृत भाषा को छोड़कर जो दूसरे शब्द हैं, दूसरी भाषाएं हैं उनके शब्द। जैसे कि मान लो हम लोग क्या कहें, जैसे कि मान लो हम लोग कहें कि भाई, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा उदाहरण के तौर पे, जैसे हमने लिखा सांभर। अब सांभर शब्द हिंदी में भी यूज होता है, लेकिन आया कहाँ से है ये बताइए। जैसे हमने लिखा डोसा, जैसे हमने लिखा इडली, हमने क्या लिखा इडली, ये सब क्या है, साउथ इंडिया के शब्द हैं, यानी कि तमिल और तेलुगु और इस तरीके के देश राज्यों में ज़्यादा बोले जाने वाले हैं, लेकिन हिंदी में भी तो बोले जा रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लोकल लैंग्वेजेज या रीजनल लैंग्वेजेज के वर्ड्स हैं ये, संस्कृत के अलावा। बिल्कुल हिमांशी। ठीक इसी तरीके से जैसे गुजराती भाषा के बहुत सारे खाने पीने के शब्द हैं, जैसे कि हम बोले थेपला, जैसे कि हम क्या बोले थेपला, जैसे हम बोले खाखरा। बाकी आप लोग बताओ अपने यहाँ जो शब्द बोले जाते हैं जो हिंदी में भी बोले जाते हो, थेपला, खाखरा, है ना, ढोकला, ये सब क्या है, ये सब देखो कहीं भी बोले जाएंगे तो इसी तरीके से बोले जाएंगे। खाली गुजरात में नहीं बोले जाएंगे, बल्कि गुजरात के बाहर भी, है ना, इफ दे आर बीइंग स्पोकन आउटसाइड द गुजरात दे आर स्पोकन सेम, है ना, दे आर स्पोकन सेम। अगर गुजरात के बाहर भी बोले जा रहे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेम बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं जैसा कि हम इनकी भाषा में बोल रहे हैं, गुजरात में बोल रहे हैं, जैसा कि हम तमिल में बोल रहे हैं वैसा ही हम सब जगह बोल रहे हैं। जैसे देखो कुचिपुड़ी, जैसे हमने क्या लिखा, नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी नृत्य जो है तो केरल का, लेकिन बोला जा रहा है हर जगह। भरतनाट्यम हो गया, तमिल का नृत्य है, अगर देखा जाए क्लासिकल डांस है, लेकिन हर जगह हिंदी में भी और संस्कृत में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर जगह क्या बोला जाता है इसको, भरतनाट्यम ही बोला जाता है ना। इस तरीके के शब्द भी हो सकते हैं। जैसे देखो भांगड़ा, जैसे भांगड़ा हो गया पंजाबी नृत्य शैली है, भांगड़ा हो गया, उसको हम भांगड़ा ही बोलेंगे, है ना। जैसे घेवर हो गया, राजस्थानी भाषा का शब्द है, हम उसको क्या बोलेंगे, घेवर बोलेंगे। खाने पीने की चीजें, मिठाई है, स्वीट है एक तरीके की। ठीक, क्या है ये, एक स्वीट का नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घेवर ही बोलेंगे, है ना। ये सारे इसमें आ जाएंगे आंसर्स में। आई बात समझ में सबको, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे शब्द हो गए। इसके अलावे देखो इसमें अब हम अगर देखें, एक तो इस प्रकार के शब्द हैं जो दूसरे भाषाओं के आए हुए हैं। ऐसे वाले जो शब्द होते हैं ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ये होते हैं कल्चर रिलेटेड, यानी कल्चरल वर्ड्स होते हैं। ये मोस्टली कैसे वर्ड्स होते हैं, कल्चरल वर्ड्स, यानी कि सांस्कृतिक शब्द होते हैं। सांस्कृतिक शब्द जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द होते हैं ना, वो होते हैं, जिसमें खान पान, पहनना ओढ़ना, ये सब आता है। खाने पीने की चीजें आ जाएंगी, पहनने ओढ़ने की चीजें आ जाएंगी, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो हम कुछ और देखते हैं, देशज के और क्या प्रकार हो सकते हैं। देशज के और प्रकार हो सकते हैं, जैसे ध्वन्यात्मक शब्द। हम क्या लिख सकते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो साउंड इफेक्ट वाले होते हैं, जैसे साउंड इफेक्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना, जो साउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वर्ड्स क्रिएटिंग साउंड इफेक्ट, ऐसे वाले शब्द। जैसे मान लो हम कहें खटखट, खटखट की आवाज आती है तो क्या बोलते हैं, खटखट बोलते हैं। जैसे फटाफट, जल्दी जल्दी करना है कोई काम तो क्या बोलते हैं, फटाफट करो। फटाफट सेवा भी चलती है दिल्ली में, है ना, पहले बहुत चलती थी अब कम चलती है। कथकली, बिल्कुल कथक। तो फटाफट हो गया या खटखट हो गया, या मान लो जब बादल गरजते हैं तो क्या बोलते हो, गड़गड़ाहट। अब ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, ये देशज शब्दावली कहलाती है। गड़गड़ाहट, हवा चलती है तो क्या बोलते हो, सनसनाहट, हवा की सनसनाहट हो रही है ना, सनसनाहट। पायल की आवाज को क्या बोलते हो, जैसे पायल बजता है तो क्या बोलते हो, छन छन की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है भाई, छन छन की आवाज आ रही है ना। ये सब चीजें हो गई, पायल की आवाज हो गई। जैसे पानी की आवाज है नदी की, वो क्या बोलते हो, कलकल बोलते हो, है ना। खड़खड़ बोलते हो, बहुत सारे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, खड़खड़ हो रहा है, खड़खड़ाहट आ रही है, फड़फड़ाहट हो रही है। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल वर्ड्स हों, चाहे वो क्या हो, मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल वर्ड्स हों, वो भी इसी में आ जाएंगे। नटखट, बिल्कुल। बकबक,
क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दे रहे हो आप लोग, हिमांशी, है ना। ये सब शब्द क्या कहलाएंगे, ये शब्द कहलाएंगे आपके देशज शब्द। तो दो तरीके के शब्द आपने देखे देशज में, एक तो साउंड इफेक्ट क्रिएट करने वाले जो हमारे मैन मेड साउंड्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हो गए हमारे जो दूसरी भाषा के शब्द हैं, चाहे वो तमिल भाषा हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे कोई भी भाषा हो जिसके शब्द हिंदी में भी यूज हो रहे हैं, वो सारे आएंगे देशज में। और एक तरफ हमने क्या देखा, साउंड इफेक्ट्स वाले, जैसे खटखट, फटफट, है ना, या फिर जैसे नटखट, या जैसे गड़गड़ाहट, सनसनाहट, फड़फड़ाहट, खड़खड़ाहट, कलकल, छलछल, ये सारे जो आवाजें होती हैं इनको भी हम इसमें रख सकते हैं, है ना। धक धक, छन छन, आई बात समझ में। और कौन से शब्द आते हैं, देखो देशज में, देशज में एक तीसरी कैटेगरी भी आती है। तीसरी कैटेगरी होती है ऐसे शब्दों की जिनके स्रोत पता नहीं होते, ऐसे सभी शब्द, ऐसे शब्द जिनके स्रोत पता न हो, ऐसे शब्द जिनके स्रोत पता न हो, मालूम न हो, मतलब जिनका सोर्स नहीं पता है, वो भी इसी में आ जाएंगे, है ना। अननोन सोर्स के जो वर्ड्स हैं वो भी सबको हम क्या मान लेंगे, अननोन सोर्स, ऐसे लिखो इसको, अननोन सोर्स, अननोन, अननोन सोर्स वाले वर्ड्स, अननोन सोर्स वाले वर्ड्स भी किस में आ जाएंगे, हमारे देशज में आ जाएंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक भाई, एक बार बताइए लिख के, क्लियर है सबको, समझ आ रहा है। अब देखो इसके बाद हम लोग करते हैं विदेशज शब्द, एक बारी बेसिक परिचय ले रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसके, है ना। तो विदेशज शब्द समझो, विदेशज शब्द किसको कहेंगे, विदेशज का मतलब हो गया जो विदेश में जन्मे, विदेश से आए हुए शब्द हैं, इनको और क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आगत शब्द, इंपोर्टेड वर्ड्स हैं ये। कौन से वर्ड्स हैं, इंपोर्टेड वर्ड्स हैं, आगत शब्द भी कह सकते हो, विदेशज शब्द भी कह सकते हो, जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं। इसमें जैसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, इंग्लिश के, जैसे आपने लिखा देखो कंप्यूटर, क्या लिखा आपने, कंप्यूटर, है ना। ये क्या है, हिंदी का शब्द है मूलतः या अंग्रेजी का शब्द है, क्या है ये, मूलतः अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का शब्द है, बताइए थोड़ा जल्दी से बताइए, ये हिंदी का शब्द है या अंग्रेजी का शब्द है, ये किसका शब्द है, ये है अननोन का एग्जाम्पल दे दो। अननोन में बेटा आ जाएगा जैसे खिचड़ी, टांग, है ना, लोटा, खिचड़ी, टांग, लोटा, ये सारे आ जाएंगे इसमें, है ना। सीमेंट हो गया, जैसे बहुत बढ़िया, सीमेंट जैसे हो गया, देखो सीमेंट भी क्या है, इंग्लिश का वर्ड है लेकिन हम हिंदी में भी यूज कर रहे हैं, सीमेंट हो गया। और देखो बहुत सारे हैं अंग्रेजी के तो भरे हुए हैं शब्द, है ना, हिंदी में, स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, जैसे स्कूटर हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, ये सब शब्द किसके हैं, अंग्रेजी के ही तो हैं। जैसे टाइप हो गया, टाइप हो गया, फोन हो गया, ये सब शब्द क्या हैं, प्रिंट हो गया, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी में भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, अरबी भाषा के आए हुए, फारसी भाषा के आए हुए हैं, जैसे औरत, जैसे क्या, औरत, जैसे जमीर, जैसे जमीर, जैसे अदालत, हिंदी में तो न्यायालय कहते हैं ना इसको, लेकिन ये अदालत भी कहते हैं, तो अदालत कहाँ से आया, अरबी भाषा से, है ना, अदालत हो गया। जैसे तूफान हो गया, तूफान जो है आया हुआ शब्द है बाहर से, तुर्की भाषा से, तूफान। चाबी, चाबी जो है ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। या फिर जैसे हम लिखे यहाँ पे, मान लो रिक्शा, रिक्शा जो है जापानीज वर्ड है, रिक्शा कहाँ से आया हुआ है, जापान से आया हुआ शब्द है। तो आपको अलग अलग सोर्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक उदाहरण आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन से शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, हॉस्पिटल हो गया, बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है। प्लास्टिक हो गया, बहुत बढ़िया, गौरी शंकरी का आंसर है। तो ये सब शब्द क्या कहलाएंगे, ये सब शब्द कहलाएंगे आपके एक तरीके से जो अरबी फारसी भाषा के हैं। ये कैसे शब्द हैं, अरबी और फारसी भाषा आप मान सकते हैं इनको, अरबी, फारसी,
या तुर्क के शब्द हैं, तुर्की भाषा के, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे आपके विदेशी शब्दों में। अरबी, फारसी, तुर्की हो गए, या फिर जैसे इसको हम ले लें तो इनको क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द कह सकते हैं जो हिंदी में आ गए। ठीक, अंग्रेजी हो गया, जैसे ये हो गया रिक्शा आपका कैसा, जापानीज वर्ड हो गया, जापानी शब्द हो गया। जैसे चाय हो गया, लीची हो गया, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये हो गए चीनी वर्ड, चाइनीज भाषा के शब्द हो गए, चाइनीज के हो गए, है ना, ये सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द है, इजाजत है, इज्जत है ना, जमीर है, आदमी है, औरत है, ये सब। फारसी ऐनक हो गया, बिल्कुल ठीक है रितु, ऐनक हो गया। चश्मा अरबी हो गया, रितु बता रही हैं, ऐनक हो गया फारसी, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए विदेश से यानी कि आगत शब्द। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हिंदी के वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। हिंदी के शब्द पढ़े हमने किस आधार पे पढ़े, सोर्स के आधार पे या स्रोत के आधार पे। हिंदी के शब्द पढ़े किस आधार पे पढ़े, स्रोत के आधार पर पढ़े। समझ आया सबको क्लास यहाँ तक की? आज पहली क्लास है तो इसको छोटी रखेंगे, यहीं तक रखेंगे क्योंकि सबको समझ में भी आना चाहिए, है ना। फिर पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास आपकी पूरी 2 घंटे की करूंगा मैं। आई बात समझ में? 3 से 5। तो आज की क्लास आप लोगों को जैसी भी लगी है कमेंट करके बताइए, और इसी बेसिस पे, कमेंट और फीडबैक के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करूंगा। तो उसमें पूरा 2 घंटा पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिम्मत रखना है हिंदी के लिए, जिनको दिक्कत हो रही है हिंदी में। बाकी हिंदी अच्छी भाषा है और इजी लैंग्वेज, इजी स्कोरिंग है। लेकिन हाँ, जिन्होंने भाई शुरू से पढ़ी ही नहीं हिंदी, कोई वास्ता ही नहीं रहा हिंदी से, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर है ना। तो उस मुश्किल का हल निकालेंगे। मुश्किल के हल का नाम ही है सीजीएस, है ना। सीजीएस इज द नेम ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट टू बी अ केवीसियन। एक एस्पिरेंट से केवीसियन कैसे बना जाए, इसी का समाधान है सीजीएस कोचिंग। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए, इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर 2 hours। बहुत बढ़िया। गौरी शंकरी सेइंग आई एम वेरी न्यू टू हिंदी लैंग्वेज बट यू मेड मी ऑल क्लियर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे फीडबैक्स मिलेंगे तब तो बहुत मोटिवेशन आ जाएगा पढ़ाने का। ठीक है, एंड वी विल रिकवर, वी विल कवर एंड वी विल अचीव। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, है ना, डू हार्ड वर्क। और नेक्स्ट वीक आपका जो नोट्स वगैरह है वो भी अपलोड हो जाएगा। शांता से कह रही हैं कि सर योर क्लासेस आर ऑलवेज वंडरफुल एज यूजुअल। अच्छा, पहले भी पढ़ रखा है तो उसका बेनिफिट अब मिल रहा है मुझे, है ना। नागमणि कह रही हैं थैंक यू, श्वेता कह रही हैं थैंक यू। थैंक यू आप लोगों को भी क्लास में जुड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, मेहनत करने के लिए और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने के लिए, है ना। चलो मिलते हैं बेटा सभी से। टेक केयर बेटा, सुनीता, गौरी शंकरी, सबको बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिमांशी, है ना। बी ऑल गुड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, डू हार्ड वर्क। आपके स्टडी मटेरियल आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, आज अभी इस हफ्ते में सबकी पहली क्लासेस हो रही है हर सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट क्लास से आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी।